दोस्तों, बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे कई ऐसे राज दफन हैं जिन पर से सालों तक पर्दा नहीं उठता। लेकिन क्या हो जब 50 साल की खामोशी के बाद खुद ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी एक ऐसा सच खोल दें जो सीधे धर्मेंद्र और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर से जुड़ा हो। धर्मेंद्र और हेमा की प्रेम कहानी तो सब जानते हैं, लेकिन इस कहानी का एक हिस्सा हमेशा प्रकाश कौर के इर्द गिर्द घूमता रहा। आखिर वो कौन सा राज है जिसे हेमा मालिनी ने आधी सदी तक दुनिया से छिपाए रखा? आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें ये सीक्रेट एक्सपोज करना पड़ा? आइए डिकोड करते हैं इस ऐतिहासिक और उलझी हुई कहानी का पूरा सच। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में बताएं कि आप हमारी यह रिपोर्ट किस शहर से देख रहे हैं। इस ऐतिहासिक और उलझी हुई कहानी की असली जड़ें आज से आधी सदी पहले यानी 1970 के दशक की गहराई में दफन है। यह भारतीय सिनेमा का वो सुनहरा और जादुई दौर था जब पर्दे पर रोमांस और एक्शन की नई परिभाषाएं घड़ी जा रही थीं। एक तरफ बॉलीवुड में एंग्री यंग मैन का उदय हो रहा था, तो दूसरी तरफ एक ऐसा ही मैन रुपहले पर्दे पर राज कर रहा था जिसकी सिर्फ एक मुस्कान और सादगी पर पूरे देश की लड़कियां अपनी जान छिड़कती थीं। वो थे पंजाब के पुत्र धर्मेंद्र। और इसी सुनहरे दौर में दक्षिण भारत से एक ऐसी शास्त्रीय नृत्यांगना ने माया नगरी में कदम रखा था जिसकी बेदाग खूबसूरती और अदाओं को देखकर खुद शोमैन राज कपूर ने उन्हें ड्रीम गर्ल का सबसे बड़ा खिताब दे दिया था, हेमा मालिनी। पर्दे पर इन दोनों की जोड़ी आग लगा रही थी। शोले, सीता और गीता, नया जमाना, राजा जानी, जुगनू, चरस और ड्रीम गर्ल, एक के बाद एक लगातार सुपरहिट फिल्मों की झड़ी ने इन दोनों को भारत का सबसे चहेता और प्रतिष्ठित कपल बना दिया था। दर्शक जब इन्हें पर्दे पर साथ देखते तो सिनेमा घरों में तालियों की गड़गड़ाहट रुकने का नाम नहीं लेती थी। लेकिन पर्दे पर दिखने वाला यह बेइंतहा खूबसूरत रोमांस असल जिंदगी में एक बहुत बड़े और खामोश तूफान को जन्म दे रहा था। यह तूफान सिर्फ दो लोगों के दिलों के बीच का नहीं था, बल्कि यह एक ऐसे परिवार को भीतर तक झकझोर रहा था जिसकी बहुत ही मजबूत नींव पंजाब के एक छोटे से गांव साहनेवाल में सालों पहले बड़ी ही सादगी और पवित्रता के साथ रखी गई थी। हेमा मालिनी के इस 50 साल पुराने राज और उनके हालिया खुलासे को पूरी गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले प्रकाश कौर की खामोश दुनिया और उनके दर्द को समझना होगा। धर्मेंद्र जब कोई बड़े सुपरस्टार नहीं थे, जब वो महज 19 साल के एक आम सीधे सादे युवा थे, तब साल 1954 में ही उनकी शादी प्रकाश कौर से कर दी गई थी। यह एक पूरी तरह से पारंपरिक अरेंज मैरिज थी। प्रकाश कौर एक बेहद ही साधारण, घरेलू, संस्कारी और अपने परिवार को ही अपनी पूरी दुनिया मानने वाली महिला थीं। उनका फिल्मों की चकाचौंध, ग्लैमर या माया नगरी की झूठी शान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। जब धर्मेंद्र अपनी आंखों में हीरो बनने का एक बड़ा सपना लेकर मुंबई की अनजान सड़कों पर कड़ा संघर्ष कर रहे थे, तब प्रकाश कौर पंजाब में उनके पूरे परिवार को एक मजबूत स्तंभ की तरह संभाल रही थीं। उन्होंने बिना किसी शिकायत के एक आदर्श भारतीय पत्नी की तरह धर्मेंद्र के हर मुश्किल दिन और हर संघर्ष में उनका खामोशी से साथ दिया। जब धर्मेंद्र की मेहनत रंग लाई और वे बॉलीवुड में अपनी एक बड़ी पहचान बनाने में कामयाब हुए, तो प्रकाश कौर भी अपने बच्चों सनी देओल, बॉबी देओल, अजेता और विजेता के साथ मुंबई के उस नए और चकाचौंध भरे माहौल में आ गईं। शुरुआती दौर में सब कुछ बहुत ही खुशहाल और सपनों जैसा चल रहा था। धर्मेंद्र अपने परिवार से, अपनी पत्नी से और खासकर अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करते थे। शूटिंग खत्म होते ही वो सीधे अपने घर आते थे। लेकिन फिर तकदीर और वक्त ने एक ऐसा अजीब मोड़ लिया जिसने इस हंसते खेलते और शांत परिवार की नींव को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। समय का पहिया घूमा और साल आया 1970। फिल्म थी तुम हसीन मैं जवां। इसी फिल्म के सेट पर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की वो पहली ऐतिहासिक मुलाकात हुई थी जिसने आगे चलकर बॉलीवुड का पूरा इतिहास बदल दिया। हेमा मालिनी उस वक्त बॉलीवुड में नई थीं, लेकिन अपनी पहली ही फिल्म सपनों का सौदागर से वो अपनी एक अलग छाप छोड़ चुकी थीं। हेमा मालिनी का बैकग्राउंड धर्मेंद्र से बिल्कुल अलग था। उनकी मां जया चक्रवर्ती बहुत ही सख्त मिजाज की महिला थीं और हेमा के करियर से लेकर उनकी निजी जिंदगी तक हर छोटी बड़ी चीज को वही पूरी तरह से नियंत्रित करती थीं। हेमा की परवरिश एक बहुत ही अनुशासित दक्षिण भारतीय परिवार में हुई थी। धर्मेंद्र हेमा मालिनी की उस मासूमियत, उनकी बड़ी बड़ी आंखों और उनकी बेपनाह खूबसूरती पर पहली ही नजर में अपना दिल हार बैठे थे। वो हेमा के दीवाने हो चुके थे। लेकिन हेमा मालिनी बहुत ही समझदार और सुलझी हुई इंसान थीं। वे जानती थीं कि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा हैं और 4 बच्चों के पिता हैं। शुरुआत में हेमा ने धर्मेंद्र की तरफ कोई खास झुकाव या आकर्षण नहीं दिखाया। वे धर्मेंद्र को सिर्फ एक को स्टार मानती थीं और अक्सर सेट पर उनसे एक पेशेवर और सम्मानजनक दूरी बनाए रखती थीं। लेकिन धर्मेंद्र का स्वभाव इतना मजाकिया, इतना जमीन से जुड़ा हुआ, इतना परवाह करने वाला और इतना सच्चा था कि हेमा मालिनी भी धीरे धीरे उनके उस बेबाक आकर्षण से खुद को ज्यादा दिनों तक बचा नहीं पाईं।
धर्मेंद्र और हेमा का यह खामोश प्यार पूरी तरह से परवान चढ़ा रमेश सिप्पी की ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले के सेट पर। यह किस्सा बॉलीवुड के गलियारों और इतिहास में आज भी अमर है। फिल्म की शूटिंग बेंगलुरु के पास रामनगरम की चट्टानों में हो रही थी। शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र सेठ के लाइट बॉयज और कैमरामैन के साथ एक खास डील करते थे। वो उन्हें चुपके से पैसे दिया करते थे। पैसे क्यों? ताकि वे कैमरे या लाइट में जानबूझकर कोई गड़बड़ करें और धर्मेंद्र को हेमा मालिनी के साथ रोमांटिक सीन, खासकर वो बंदूक चलाने सिखाने वाला सीन के कई रीटेक करने का मौका मिल सके। कहा जाता है कि एक एक छोटे से शॉट के लिए 20 टेक लिए जाते थे, सिर्फ इसलिए ताकि धर्मेंद्र ज्यादा से ज्यादा वक्त हेमा के करीब बिता सकें। इस बीच हेमा मालिनी का परिवार इस बढ़ती हुई नजदीकी और अफवाहों को लेकर भयंकर तनाव और गुस्से में था। हेमा की मां जया चक्रवर्ती किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहती थीं कि उनकी बेटी एक शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता से शादी करके अपना जीवन बर्बाद करे। उन्होंने हेमा पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दीं। हालात यहां तक पहुंच गए कि सेट पर हेमा की मौसी या खुद उनकी मां उनके साथ एक साए की तरह हर पल मौजूद रहने लगीं, ताकि धर्मेंद्र और हेमा किसी भी हालत में अकेले में मिल न सकें और बातें न कर सकें। हेमा मालिनी की खूबसूरती के दीवाने सिर्फ धर्मेंद्र ही नहीं थे। बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन और संजीदा अभिनेताओं में शुमार संजीव कुमार भी हेमा मालिनी को बेइंतहा चाहते थे। संजीव कुमार ने तो बाकायदा पूरे सम्मान के साथ हेमा के घर अपनी शादी का प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन हेमा की मां ने उस प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया और खुद हेमा के दिल में भी धर्मेंद्र के लिए ही जगह थी। इसके बाद कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया और एंट्री हुई जंपिंग जैक यानी जितेंद्र की। हेमा की मां किसी भी तरह इस रिश्ते को खत्म करना चाहती थीं, इसलिए वो चाहती थीं कि हेमा की शादी जितेंद्र से हो जाए। जितेंद्र और हेमा एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे और एक साथ काम कर चुके थे। पारिवारिक और सामाजिक दबाव में आकर आखिरकार हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी तय कर दी गई। शादी के लिए चेन्नई, उस समय का मद्रास में गुपचुप तरीके से तैयारियां भी शुरू हो गईं। परिवार वाले नहीं चाहते थे कि भनक मुंबई तक पहुंचे, लेकिन जब यह बात किसी तरह धर्मेंद्र को पता चली तो जैसे उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वे एक पल की भी देरी किए बिना तुरंत जितेंद्र की तत्कालीन गर्लफ्रेंड और उनकी वर्तमान पत्नी शोभा कपूर को अपने साथ लेकर सीधे मद्रास पहुंच गए। मद्रास के उस घर में जो हुआ वो किसी फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं था। धर्मेंद्र ने वहां पहुंचकर भारी हंगामा खड़ा कर दिया। वो किसी भी कीमत पर हेमा से मिलना चाहते थे। आखिरकार उन्हें हेमा से अकेले में मिलने का मौका दिया गया। उस कमरे में धर्मेंद्र हेमा के सामने फूट फूट कर रोए, मिन्नतें की और उन्हें ये एहसास दिलाया कि वे दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। उन आंसुओं और उस बेइंतहा प्यार के आगे आखिरकार हेमा मालिनी का दिल पसीज गया। उन्होंने वो शादी उसी मंडप में तोड़ दी और यह अटल फैसला कर लिया कि अब चाहे जो भी हो जाए, समाज चाहे जो भी कहे, वो अपना पूरा जीवन बिताएंगी तो सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र के साथ। दोस्तों, असली कहानी और वो गहरा राज यहीं से शुरू होता है, जो पिछले 50 सालों से एक बहुत ही खामोश, अलिखित और दर्दनाक समझौते के तहत छुपा हुआ था। अपनी आधिकारिक बायोग्राफी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल और कई बड़े नेशनल इंटरव्यूज में हेमा मालिनी ने इस रिश्ते की उस गहराई, उस पीड़ा और उस सीमा रेखा का बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिसके बारे में आम जनता और दुनिया कभी कुछ नहीं जानती थी। हेमा ने भारी मन से बताया कि जब उन्होंने तमाम विरोधों के बावजूद धर्मेंद्र से शादी करने का वो ऐतिहासिक फैसला किया, तो उनके दिल के एक कोने में एक बहुत बड़ी ग्लानि और गहरा दर्द हमेशा बसा हुआ था। वे बहुत अच्छी तरह जानती थीं कि उनके इस एक कदम से कहीं न कहीं एक दूसरी औरत, प्रकाश कौर, का बसा बसाया घर और उनकी दुनिया बर्बाद हो रही है। इसीलिए हेमा मालिनी ने अपनी पूरी जिंदगी हर एक दिन इस बात का विशेष ध्यान रखा कि उनके अस्तित्व या उनके किसी भी काम के कारण प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चों को कभी कोई सीधा दर्द, अपमान या ठेस न पहुंचे। हेमा मालिनी ने यह सबसे बड़ा और भावुक खुलासा किया है कि शादी से पहले और शादी के बाद के इन पूरे 50 सालों में वो आज तक कभी भी भूल कर भी धर्मेंद्र के उस पहले घर में नहीं गईं जहां प्रकाश कौर रहती है। ये कोई अहंकार, घमंड या नफरत का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह हेमा मालिनी द्वारा खुद के लिए खींची गई एक सम्मान की लक्ष्मण रेखा थी। हेमा ने अपने बयान में कहा, मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि धर्मेंद्र एक शादीशुदा इंसान है और उनका एक भरा पूरा परिवार है। मैं प्यार में थी, ये सच है, लेकिन मैं किसी भी हाल में किसी और औरत के आंसू देखकर उसका घर उजाड़ कर अपना महल खड़ा नहीं करना चाहती थी। मैंने धर्मेंद्र से शादी जरूर की,
लेकिन मैंने उन्हें कभी भी उनके पहले परिवार, उनकी पत्नी या बच्चों से दूर करने की कोशिश नहीं की। मैंने कभी उन्हें अपना घर तोड़ने के लिए नहीं कहा। हेमा ने अपने इंटरव्यू में यह भी बताया कि उन्होंने जानबूझकर प्रकाश कौर से हमेशा एक बहुत बड़ी दूरी बनाए रखी। वे कभी भी किसी भी पारिवारिक समारोह में, किसी ग्रैंड बॉलीवुड पार्टी में या किसी भी सार्वजनिक मंच पर प्रकाश कौर के सामने नहीं आईं। हेमा का बहुत ही परिपक्व मानना था कि अगर वो प्रकाश कौर के सामने आएंगी तो उन्हें वो पुराना वक्त और वो दर्द याद आएगा जब उनका पति उनसे दूर होकर किसी और का हो गया था। यह हेमा का अपना तरीका था प्रकाश कौर को दूर से ही सम्मान देने का। एक ऐसा राज जिसे दुनिया और मीडिया अक्सर हेमा का घमंड या अहंकार समझते थे, वो असल में एक औरत की दूसरी औरत के प्रति संवेदनशीलता और एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी। हेमा ने यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि इस पूरी जटिल कहानी में सबसे मुश्किल और दबाव वाला किरदार सिर्फ धर्मेंद्र का था। उन्हें एक ही समय में, एक ही शहर में दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं और परिवारों को पूरी ईमानदारी से बैलेंस करना था। हेमा ने कभी भी धर्मेंद्र पर यह दबाव, यह शर्त या ब्लैकमेलिंग नहीं की कि वो प्रकाश कौर या सनी और बॉबी को पूरी तरह छोड़ दें और सिर्फ उनके साथ रहें। हेमा ने कहा, धर्म जी ने जो किया और जैसे दो परिवारों को संभाला वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। उन्होंने मेरे प्रति भी पूरी ईमानदारी दिखाई और एक पिता, एक पति के रूप में प्रकाश जी और उन बच्चों के प्रति भी कभी अपनी जिम्मेदारी कम नहीं होने दी। वे हर दिन वहां भी जाते थे और यहां भी आते थे। लेकिन इन दोनों प्रेमियों का मिलन इतना आसान नहीं था। भारत के हिंदू मैरिज एक्ट के सख्त कानूनों के तहत धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी को कानूनी तौर पर तलाक दिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते थे और धर्मेंद्र किसी भी कीमत पर दुनिया की किसी भी ताकत के आगे झुककर प्रकाश कौर को तलाक नहीं देना चाहते थे। वो प्रकाश कौर के उस पुराने त्याग का बहुत सम्मान करते थे और अपने 4 बच्चों का भविष्य किसी भी हालत में दांव पर नहीं लगाना चाहते थे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ प्यार की खातिर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने एक बहुत बड़ा, साहसिक और विवादास्पद कदम उठाया। दोनों ने कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर लिया। रिकॉर्ड्स के मुताबिक धर्मेंद्र का नाम बदलकर दिलावर खान और हेमा मालिनी का नाम आयशा बी रखा गया। इसके बाद दोनों ने इस्लामिक रीति रिवाजों से निकाह कर लिया। इसके कुछ समय बाद उन्होंने हेमा मालिनी के परिवार की खुशी के लिए अयंगर, दक्षिण भारतीय रीति रिवाजों से भी एक बेहद सादे और गुप्त समारोह में शादी की। इस घटना ने उस वक्त पूरे देश की राजनीति और मीडिया में टहलका मचा दिया था। पत्रिकाओं के कवर पेज भर गए थे और समाज के कई रूढ़िवादी वर्गों ने इस कदम पर कड़ा ऐतराज जताया था। लेकिन दोनों अपने इस फैसले पर अडिग रहे। उन्होंने दुनिया की परवाह किए बिना एक दूसरे का हाथ थामे रखा। जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी की खबर आग की तरह फैली तो पूरा मीडिया प्रकाश कौर के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। हर कोई यह जानना चाहता था कि उस बेचारी औरत के दिल पर क्या गुजर रही है जिसका पति उस दौर की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री और ड्रीम गर्ल के लिए उसे हमेशा के लिए छोड़ चुका था। प्रकाश कौर हमेशा से मीडिया, लाइमलाइट और इंटरव्यूज से कोसों दूर रहती थीं। लेकिन साल 1981 में उन्होंने टूटते हुए धैर्य के साथ स्टारडस्ट मैगजीन को अपना पहला, इकलौता और सबसे ऐतिहासिक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने जो भावुक बातें कहीं, उसने पूरे देश की आंखें नम कर दी थीं। प्रकाश कौर ने उस वक्त अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा था, सिर्फ मेरे पति ही क्यों, दुनिया का कोई भी आदमी अगर उसे चुनना हो तो वो मेरे मुकाबले हेमा मालिनी को ही चुनेगा। वो इतनी खूबसूरत जो है, इसमें मैं धर्म जी को पूरी तरह गलत नहीं कह सकती और न ही मैं उन पर कोई आरोप लगाऊंगी। लेकिन एक बात मैं दुनिया से पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ, वो मेरे लिए एक अच्छे पति साबित न हुए हों, लेकिन वो दुनिया के सबसे बेहतरीन पिता जरूर हैं। उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश में, उनके प्यार में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। प्रकाश कौर ने हेमा मालिनी को लेकर भी एक बेहद परिपक्व लेकिन दर्द भरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, मैं अगर हेमा की जगह होती तो शायद ऐसा कभी नहीं करती। मैं किसी का घर नहीं तोड़ती। एक औरत होने के नाते मैं हेमा का दर्द भी समझ सकती हूँ कि वो प्यार में है, लेकिन मैं अपना घर भी बचाना चाहती थी। खैर, जो होना था वो हो गया। अब मैं अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ। यह एक बयान साफ तौर पर दिखाता है कि प्रकाश कौर कितनी मजबूत, कितनी समझदार और कितनी गरिमामयी महिला थीं। उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से कोई हंगामा नहीं किया, कभी मीडिया में आकर अपने पति पर कीचड़ नहीं उछाला। बस खामोशी से अपने हिस्से का वो सारा दर्द अपने भीतर ही समेट लिया। जब धर्मेंद्र और हेमा की शादी हुई, उस वक्त उनके बड़े बेटे सनी देओल काफी बड़े हो चुके थे और जल्द ही फिल्म बेताब से बॉलीवुड में कदम रखने वाले थे। बॉबी भी बड़े हो रहे थे। रिपोर्ट्स और उस दौर की गॉसिप मैगजीन के मुताबिक सनी देओल अपने पिता के इस फैसले से बेहद आहत, दुखी और भयंकर गुस्से में थे। ऐसी अफवाहें भी उड़ी थीं कि सनी देओल अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और एक दिन हेमा मालिनी के घर तक पहुंच गए थे।
हालांकि बाद में खुद प्रकाश कौर ने सामने आकर इन झूठी अफवाहों का कड़ाई से खंडन किया था और कहा था कि उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार बिल्कुल नहीं दिए हैं कि वे किसी महिला पर हाथ उठाएं या बदतमीजी करें। लेकिन यह पूरी तरह से सच था कि देओल परिवार, पहली पत्नी और बच्चों ने हेमा मालिनी को दिल से कभी स्वीकार नहीं किया। सनी और बॉबी ने हमेशा हेमा और उनकी दोनों बेटियों ईशा और अहाना से एक सम्मानजनक लेकिन एक बहुत बड़ी और ठंडी दूरी बनाए रखी। इस 50 साल की लंबी खामोशी, दर्द और दूरी के बीच सिर्फ एक बार ऐसा वाकया हुआ था जब हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा देओल ने उस लक्ष्मण रेखा को पार किया था। यह वाकया बहुत पुराना नहीं है, बल्कि 2015 का है। उस वक्त धर्मेंद्र के सगे भाई ईशा के चाचा अजीत सिंह देओल, अभय देओल के पिता, बहुत ज्यादा बीमार थे। वे अस्पताल में भर्ती थे और ईशा उन्हें बहुत प्यार करती थीं, इसलिए वो उनसे आखिरी बार मिलना चाहती थीं। लेकिन अस्पताल में मीडिया की भारी भीड़ थी और देओल परिवार के बाकी सदस्य भी वहीं थे। ऐसे नाजुक वक्त में सनी देओल ने खुद एक बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए ईशा की मदद की और उन्हें अपने साथ सुरक्षित तरीके से मीडिया से बचाते हुए अस्पताल लेकर गए। यह इतिहास का पहला मौका था जब ईशा देओल अपने पुश्तैनी घर प्रकाश कौर के घर गई थीं और वहीं उनकी मुलाकात जिंदगी में पहली बार प्रकाश कौर से हुई थी। ईशा ने अपनी बायोग्राफी अम्मा मियां में इस भावुक पल का जिक्र करते हुए बताया कि जब वो प्रकाश कौर से मिलीं तो उन्होंने झुककर उनके पैर छुए और आशीर्वाद लिया। प्रकाश कौर ने भी पुरानी कड़वाहट को दरकिनार करते हुए उन्हें प्यार से आशीर्वाद दिया। ये छोटी सी घटना यह बताती है कि भले ही दोनों परिवारों के बीच सालों तक दूरियां रहीं, भले ही दिलों में दर्द रहा हो, लेकिन कभी भी नफरत और कड़वाहट ने उस सीमा को नहीं लांघा जहां इंसानियत और परिवार का वजूद खत्म हो जाता है। यह सच है कि जब ईशा और अहाना देओल की शादी हुई तो पिता के रूप में धर्मेंद्र तो वहां पूरे दिल से मौजूद थे, लेकिन सनी और बॉबी इस शादी में शामिल नहीं हुए थे। हालांकि ईशा और अहाना दोनों अपने बड़े भाइयों सनी और बॉबी को हर साल राखी बांधती हैं और उनके मन में अपने भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी इज्जत है। हाल ही में जब गदर 2 रिलीज हुई थी तब ईशा देओल ने खुद सनी देओल के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी थी, जिसने पूरे देश को भावुक कर दिया था। दोस्तों, 50 सालों तक इन दो परिवारों के बीच एक नाजुक संतुलन को निभाने वाले बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र जी ने आखिरकार 24 नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन उनके जाने के बाद भी वो व्यवस्था और वो सम्मान आज भी वैसा का वैसा ही कायम है, जैसा उन्होंने दशकों पहले बहुत ही नाजुक तरीके से बनाया था। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों तक उन्होंने एक तरफ प्रकाश कौर, सनी और बॉबी के परिवारों के साथ अपना पूरा वक्त और खुशियां बांटी, तो ठीक दूसरी तरफ हेमा मालिनी, ईशा और अहाना के परिवारों के साथ भी एक पूरा मुकम्मल परिवार चलाया। उनके निधन ने भले ही पूरे देश को रुला दिया हो, लेकिन वो अपने पीछे रिश्तों को निभाने की एक ऐसी मिसाल छोड़ गए हैं जो हमेशा अमर रहेगी। हेमा मालिनी का यह ताज़ा खुलासा कि मैंने कभी उनका घर नहीं तोड़ा, दरअसल हमारे भारतीय समाज की उस बहुत ही जटिल मानसिकता और रिश्तों की कशमकश को दर्शाता है, जहां कभी कभी बेइंतहा प्रेम और सामाजिक मर्यादा के बीच एक बहुत ही महीन, न दिखने वाली रेखा होती है। हेमा मालिनी ने अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरी पत्नी का भारी टैग लेकर जी है। उन्होंने कई ताने सुने हैं, लेकिन उन्होंने अपने स्तर पर इस बात को हमेशा सुनिश्चित किया कि उनकी वजह से प्रकाश कौर से उनका अधिकार, उनकी इज्जत और उनका पति पूरी तरह से न छीना जाए। एक तरफ प्रकाश कौर की खामोशी उनकी सबसे बड़ी ताकत और उनका हथियार बनी, तो दूसरी तरफ हेमा मालिनी की वो जानबूझकर बनाई गई दूरी उनका प्रकाश कौर के प्रति सबसे बड़ा सम्मान साबित हुई। दोस्तों, कहते हैं कि प्यार अंधा होता है और प्यार कभी कभी बहुत सी सामाजिक सीमाएं लांघ जाता है, लेकिन अगर उस प्यार में किसी दूसरे इंसान के प्रति संवेदना, दया और इज्जत न हो तो वो प्यार बहुत ही विनाशकारी साबित हो सकता है। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और प्रकाश कौर की यह ऐतिहासिक कहानी सिर्फ बॉलीवुड का एक छटपटा गॉसिप नहीं है, बल्कि यह इंसानी जज्बातों, बहुत बड़े त्याग, जीवन भर के दर्द और आपसी समझौते का एक ऐसा गहरा अध्याय है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। हेमा मालिनी ने आधी सदी यानी 50 साल बाद जिस बड़े राज पर से पर्दा उठाया है, वो हमें यह सिखाता है कि रिश्ते सिर्फ कानूनी कागजों या एक छत के नीचे साथ रहने से ही नहीं बनते, बल्कि एक दूसरे की जगह, उनके वजूद और उनके दर्द का सम्मान करने से भी बचाए जा सकते हैं। प्रकाश कौर ने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक जो खामोश दर्द सहा है, उसकी भरपाई दुनिया की कोई दौलत या शोहरत नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने हार न मानते हुए अपने बच्चों सनी और बॉबी को जिस मुकाम पर पहुंचाया, वो उनके अकेले किए गए तप का ही सबसे बड़ा नतीजा है। अब फैसला आपके हाथ में है। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं। जल्द मिलेंगे एक नई अनकही कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।
वंदे मातरम।